दोस्तों पक्का टाइगर है, क्योंकि सिर्फ अभी तक बार्किंग डियर की कॉल होती थी इसके पहले। अभी सुबह सांबर डियर की कॉल हो रही थी, कैमरा में रिकॉर्ड हुई। अभी स्पॉटेड डियर की भी हो रही है, और वहीं से हो रही है जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ कल बुआ जी गाय पे हमला किया है। इस पहाड़ के पीछे ही है, 2 पहाड़ी पीछे। ये देखिए, ये स्पॉटेड डियर की कॉल है, बार्किंग डियर की नहीं है। ये यहीं, अच्छा इधर से नहीं, यहीं पीछे से बोल रहा है, लाइट के पीछे से। और जिस तरह से जानवर बोल रहे हैं, मुझे डाउट है कि टाइग्रेस और उसका बच्चा आ गए यहाँ पे। वहाँ रहती थी मणिकूट पर्वत पे, क्योंकि जो मुझे पग मार्क मिले, एक बड़ा पग मार्क मिला है, छोटा भी मिला है। और जो बुआ जी ने देखा वो कह रही हैं कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइगर नहीं है। और वो जब मैंने उनको फ़ोटो दिखाई है, वो व्लॉग में है, तो वो कह तो रही है कि स्ट्राइप्ड हाइना की तरफ, कि ऐसा कुछ लग रहा था काला काला सा। लेकिन वो पग मार्क स्ट्राइप्ड हाइना का है ही नहीं जो मुझे मिला है, वो तो टाइगर का है। इनकेस थोड़ा छोटा हो अगर, तो वो लेपर्ड का है। हाइना का तो पगमार्क ही अलग होता है, उसमें तो नाखून भी दिखते हैं। वो हाइना का पगमार्क ही नहीं, तो कंफ्यूज हो रही हैं स्ट्राइप्स में। तो क्योंकि परछाई आ गई थी, उजाला था नहीं उतना। तो जिस हिसाब से हलचल है, केवल एक जानवर की हलचल नहीं है, ये कई जानवर एकदम लगातार कॉल चल रही है। इतनी तो कभी नहीं चलती लेपर्ड में। उधर से कुत्ते भौंक रहे हैं। ये देखिए, लगातार स्पॉटेड डियर बोल रहा है। दोस्तों ये अजय जाजू जी ने एक बुक लिखी है, टाइगर है मजेस्टिक क्रीचर, एन इनसाइट ऑफ ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इंडिया। उन्होंने मुझे भेजी है ये, डियर विवेक अवस्थी विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। 10 दिसंबर को भेजी थी। ये है उनका ईमेल आईडी, अजय जाजू। और ये QR कोड है इस बुक को खरीदने के लिए। ये इन ऑनलाइन पोर्टल्स पे बुक अवेलेबल है। इस तरह से इसका पेज है, ये नोशन प्रेस में। और ये है मिस्टर अजय जाजू। अच्छे चैप्टर से पिक्चर्स भी अच्छी लगाई हुई हैं। अभी मैंने करीब 7-8 पेज पढ़ लिए हैं। पूरा पढ़ता हूँ तो फिर मैं बताऊँगा आपको। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन का एक ही बुक में। ये है प्राइस इसकी रखी हुई उन्होंने 949 रुपीज़ की। ये दोस्तों रात को लेपर्ड आया था। रात को मैं बुआ जी के साथ देखने गया था, तो पग मार्क मिले नहीं थे। ये मेरे जूतों के निशान है, और ये देखिए मेरे जूतों के निशान के ऊपर लेपर्ड के निशान है। ये देखिए उधर, ये है, ये है, ये देखिए इसमें नाखून का निशान नहीं है ना, ये लेपर्ड के निशान है। दोस्तों आज बजे हैं 6:05। अभी वही खतरनाक वाला इलाका चल रहा है। आजकल टाइगर की मूवमेंट भी है, जैसे मैंने बताया था, लेकिन अपना भाग्य इतना अच्छा नहीं है कि टाइगर दिख जाया करे, बहुत ही कम दिखता है। और जो यहाँ पे जिसकी मूवमेंट है उसी वाले की है जो दिखा था। यहीं से थोड़ा सा हट गई तो दिखा था बगल वाली रोड पे, और वो इसी डायरेक्शन में आ रहा था अपनी माँ के साथ। लेकिन यहाँ पे मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है पर्सनली, उसके जो भी रीज़न हो, कि जो टाइगर के नाम नहीं रखे जाते ना राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। मतलब यहाँ जो नाम होते हैं T1 T2 इस तरह के नाम होते हैं, वो पब्लिक को पहचान में नहीं आते। वैसे जब वहाँ फाटो में मैंने सफारी की थी, तो जो टाइगरेस दिखी थी, तो वहाँ के गाइड लोगों ने नाम रखा हुआ है त्रिशूला, क्योंकि त्रिशूल का आकार है। सारे नाम ऐसे ही रखते हैं, किसी न किसी कारण से टाइगर के नाम रखे जाते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क का फेमस टाइगर आपने सुना हो, मुन्ना, वो इसलिए रख दिया गया था कि थोड़ा सा एक दिन वो लंगड़ा के चल रहा था, और उस टाइम पे एक गाइड था वहाँ पे, उसके पैर में पोलियो था, तो किसी ने बोला ये मुन्ना की तरह चल रहा है, मुन्ना, ऐसे करके नाम पड़ गया था। हालांकि वो सही नहीं था, लेकिन
जो गाइड लोग नाम रखते हैं उस पर किसी का कोई कंट्रोल तो होता नहीं, बोलने से होता है। होता क्या है कि वो टाइगर सेलिब्रिटी बन जाता है फिर। अब जैसे जो टाइगर मुझे दिखा उस दिन, और जो टाइगरेस है उसका ऑफिशियल नेम कुछ ना कुछ होगा, T1 T2 ऐसा कुछ होगा। जनरली यहाँ पे जिम कॉर्बेट और रणथंभौर में ऐसे T1 T2 ही रखते हैं। बहुत सारी जगह T फॉर टाइगर है तो होता है शायद, लेकिन बहुत सारी जगह नेशनल पार्क के नाम पे रखते हैं। जैसे अगर ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क है तो वहाँ T1, अगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है तो वहाँ पर B1, पन्ना नेशनल पार्क है तो वहाँ पे P1। इस तरह से टाइगर के नाम रखते हैं। उससे मालूम चल जाता है कि कौन से नेशनल पार्क की बात हो रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जिम कॉर्बेट और राजा जी में भी जो नाम गवर्नमेंट के ऑफिशियल नेम्स होते हैं वो T फॉर T1 ही होते हैं। ऐसे रणथंभौर का भी T से ही होता है, वो R1 नहीं होता वहाँ पे शायद। सरिस्का में भी S नहीं होता, जहाँ तक मेरी जानकारी जो मुझे याद आ रहा है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा था कि जैसे वो टाइग्रेस है तो जब उसका नाम गाइड ने बताया त्रिशूला, और उसके बाद वो याद हो गया नाम ना। अगर वो T124 बताया होता तो शायद मैं भूल गया होता। और तो इसलिए जब भी रेफरेंस देते हैं, या जिस जगह आपने सुना ही होगा बांधवगढ़ में अभी रिसेंटली छोटा भीम, उसके गले में क्लच वायर लिपटा हुआ था, अभी वो ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है भोपाल, और फिर उसको वापस छोड़ा जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो एकदम से हाईलाइट हो गया, हाँ भाई छोटा भीम, क्योंकि छोटा भीम को लोग पहचानते हैं, एक अटैचमेंट है। ऐसे ही अगर आप ताडोबा की बात करोगे तो मटकासुर, क्योंकि उसका पेट था मटके के आकार का। अब उसका बेटा हुआ तो नाम रख दिया छोटा मटका। ये कॉमेडी वाले नाम हैं, लेकिन उससे उसको फेम मिल जाता है। टाइगर वागडो है ना, ऐसे ही एक येड़ा अन्ना, क्यों उस टाइम पे 2002 में एक मूवी आई थी आवारा पागल दीवाना, उसमें जो सुनील शेट्टी ने जो कैरेक्टर निभाया था उसका नाम था येड़ा अन्ना। येड़ा अन्ना मतलब मराठी में पागल भाई, अन्ना मतलब बड़ा भाई, और येड़ा मतलब आपने सुना ही होगा येड़ा बन के पेड़ा खाता है। तो वो येड़ा अन्ना नाम क्यों रख दिया, क्योंकि ये 2004 से इसने अपनी जो फेम पाया ना, हालांकि मरा तो 2018 में शायद, लेकिन जो इसका प्राइम टाइम रहा, जिस टाइम पे ये मतलब पूरा हीरो बन गया था, वो टाइम था 2004 से लेके 2010 के बीच में। यही ताडोबा नेशनल पार्क की बात है। तो ये येड़ा अन्ना इसलिए बोलते थे कि ये गाड़ियों को चेज कर लेता था, सफारी जिप्सी को चेज कर लेता था, और इसकी टेरिटरी बहुत बड़ी थी। हम अक्सर बात करते हैं कि एक एवरेज टेरिटरी टाइगर की 40 किलोमीटर्स की होती है, और जिम कॉर्बेट में जो समस्या है वो ये है कि टेरिटरी बहुत ज़्यादा श्रिंक कर गई है। इवन 9 से 10 किलोमीटर की टेरिटरी है जिम कॉर्बेट में। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, येड़ा अन्ना 150 किलोमीटर की टेरिटरी रखता था। मतलब जहाँ जहाँ वो जाता था तो उसको टेरिटरी ही मानो आप, क्योंकि अपनी टेरिटरी में ही टाइगर घूमता है। तो इतनी बड़ी टेरिटरी को मैनेज करता था। उसके बाद करीब 30 बच्चों को जन्म दिया उसने, यानी कि ताडोबा की अच्छी खासी पॉपुलेशन बढ़ाई। और जैसे मुन्ना भाई MBBS में एक कैरेक्टर था सर्किट, तो ऐसे ही एक टाइगर का नाम सर्किट रखा गया। तो वो जो सर्किट गैंग रखा गया वो भी येड़ा अन्ना के ही बच्चे थे। बेटे तो केवल नहीं थे, उसमें मेरे ख्याल से 3-4 थे। एक रामभीर था, एक गौरी, एक सर्किट और एक इमली। ये टाइगरों के नाम थे। उसके बाद फिर येड़ा अन्ना की लड़ाई हुई वागडो से। वागडो भी फेमस टाइगर है, आपने नाम सुना होगा। तो वागडो से लड़ाई होने के बाद येड़ा अन्ना हार गया 2010 के आसपास। और जब प्राइम मेन जो डोमिनेंट मेल होता है उसकी लड़ाई होती है प्राइम टेरिटरी को हासिल करने के लिए। प्राइम टेरिटरी से खदेड़ दिया गया। फिर जो दूसरी टेरिटरी थी उसमें उसकी हिम्मत नहीं हुई तो वो चला गया बफर एरिया में। यही होता है, जब टाइगर हार जाता है तो बफर एरिया में आता है, बुढ़ापे की तरफ आता है तो भी बफर एरिया में आता है, क्योंकि बफर एरिया में उसको बहुत बड़ा सहारा होता है
डोमेस्टिक कैटल का कि भूखा नहीं मरने देंगे, डोमेस्टिक कैटल उसे मार सकता है। हालांकि वहाँ पे उसका फिर सामना होता है इंसान से, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इंसान अपने जानवर को बचाने के लिए कई बार उसका टाइगर से आमना सामना हो जाता है, और कई बार वो जानवर की घात लगाए होता है लेकिन उसे वहाँ ज़मीन पर घास काटती महिला दिख जाती है, या फिर कोई आदमी अकेला ज़मीन में दिख जाता है और वो उसे भी जानवर समझ के कि ये तो छोटा है हमला कर देता है, और ऐसे वो बन जाता है मैन ईटर। हालांकि येड़ा अन्ना मैन ईटर नहीं बना था, उसके बाद भी वो 2010 से लेके 2018 तक रहा और बफर एरिया में रहा। बीच बीच में कुछ एरिया के नज़दीक नज़र आता था, लेकिन उसके बाद एक दिन वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला, और उसको जो चोटें थी वो किसी टाइगर से लड़ाई में ही हुई थी, कोई दूसरे टाइगर से भी लड़ाई हो गई, घातक चोटें थी। लेकिन उसको ट्रैंकुलाइज करने की ज़रूरत थी, ट्रीटमेंट की। एप्लीकेशन भेजी गई, लेटर भेजा गया कि इसको ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन दी जाए, लेकिन वो परमिशन आने में बहुत देरी हो गई। उसके पहले येड़ा अन्ना मर गया। तो उसके बाद ये सवाल भी उठाया गया था कि इस तरह की जब इमरजेंसी होती है तो फिर इमरजेंसी की तरह से ही काम होना चाहिए, सारे काम छोड़ के वो परमिशन देनी चाहिए। वो परमिशन किस काम की, जब उस परमिशन को लेने वाला जानवर ही नहीं बचा। तो ऐसा था दोस्तों येड़ा अन्ना। अब मैं अलग अलग टाइगर के बारे में भी आपको बताया करूंगा, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे कि ये टाइगर वो टाइगर, लेकिन आपको पूरे डिटेल्स नहीं मालूम होंगे जिन जिन के नाम रखे गए थे। तो यही मुझे मतलब जो पर्सनल अफसोस है मेरा कि अगर यहाँ पे भी नाम रख दिए जाते, गाइड लोग भी अगर रखते, जैसे त्रिशूला जो नाम रखा, हालांकि कॉर्बेट में गाइड लोग नाम रख देते हैं, पार वाली है ना, ग्रासलैंड वाली, ये सब नाम रखे हुए हैं, लेकिन मैंने राजा जी में तो नहीं सुने हैं नाम फिलहाल। नाम होने से क्या है कि वो टाइगर हाईलाइटेड हो जाता है और दूसरी बात उसकी जान बच जाती है। हालांकि इसके नाम रखना क्यों मना किया अगर मुझे मालूम है, और वो जेन्युइन रीज़न है। उसमें होता क्या है कि धर्म से जुड़े हुए जब नाम रख देते हैं, मान लीजिए कि मुस्लिम नेम रख दिया, एक हिंदू नेम रख दिया, उसमें लोग फिर ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। तो ये चक्कर है। अभी भी नाम रखे हुए हैं, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो टाइग्रेस सिमलीपाल से पहले झारखंड फिर बंगाल चली गई थी, उसका नाम है जीनत। एक है शायद जमुना, वो भी बाहर निकल रही है अब। ये देखिए 2 जैकल है सामने, जैकल है कि ये आंखें चमक रही हैं, लेकिन लाइट की रेंज से बाहर चले गए। वैसे ये एरिया जैकल का है और जोड़े में जैकल ही रहते हैं। तो दूसरी का नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जमुना। अब वो भी निकल के जा रही है उसी तरफ, झारखंड की तरफ। तो क्योंकि क्या पता उसे पहले की सेंट मिल रही हो या ऐसे ही वो रूटीन में अपनी टेरिटरी खोजने के चक्कर में जा रही हो। तो जो धार्मिक मामला जुड़ जाता है इसके लिए मना किया जाता है, तो वो है। लेकिन अगर इस तरह के नाम रख दिए जाए ना, पार वाली, ग्रासलैंड वाली, इसमें तो कोई धर्म वाली बात नहीं है। तो एक और दोस्तों, अभी इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, रस्किन बॉन्ड की एक बुक है, उसमें महमूद करके एक खानसामा था, यानी कि बावर्ची। वो पहले जिम कॉर्बेट के पास नौकरी करता था, बाद में रस्किन बॉन्ड जब छोटे थे उनके यहाँ नौकरी कर ली थी। तो वो जो कहानियां सुनाता था वो उन्होंने एक बुक में लिखी है, तो फिर मैंने ऑर्डर कर दी थी, बुक आ गई है। हालांकि कहानी थोड़ा सा, हालांकि उन्होंने खुद ही लिखा है कि कई लोग बोलते हैं कि क्या उन कहानियों पे यकीन किया जाना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि जिम कॉर्बेट की नौकरी तो उसने की थी, तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने खुद बोला कि वो नॉवेल की तरह से बात, मतलब वो थोड़ा सा नाटकीयता देके उसने बातें बताई हैं, तो उस हिसाब से अंदाजा लगा के, मतलब ठीक ठीक लगा के स्टोरी को समझना चाहिए। अभी मैंने 2 स्टोरी पढ़ी है उसकी,
तीसरी पढ़नी बाकी है। छोटी सी पतली सी बुक है, तो वो मैंने अभी दिखाता हूँ, रुकिए आपको। ये देखिए, ये टाइगर्स फॉर डिनर, टॉल टेल्स बाय जिम कॉर्बेट खानसामा, रस्किन बॉन्ड। ये सुनैना कोल्हो जी ने इसको दोबारा किया है। तो ये मैंने एक्चुअली अपनी गाड़ी में क्यों रख ली कि मैं जब ऋषिकेश जाता हूँ ना तो वीडियो अपलोड लगाता हूँ। जैसे आज मैंने 3 वीडियो अपलोड किए, 2 तो S24 से किए और एक मैंने क्विक शेयर से OnePlus में ट्रांसफ़र कर दिया था। शूट इसी से किया था S24 से, तो एक वहाँ से हो गया। तो एट ए टाइम ये 2 इससे तो मतलब काम हो गया। यही तरीका ठीक है, क्योंकि फिर जब रोज़ आप ऋषिकेश आओ तो फिर टाइम नहीं बचता बिल्कुल भी। स्टोरी चैनल तो छूट ही जाता है पीछे फिर। तो अब मेरे पास टाइम रहेगा अगर, तो मैं स्टोरी भी शूट कर पाऊंगा, क्योंकि 2-3 दिन में एक बार जाना है अगर। तो उसमें जो मैं गाड़ी में बैठ के पढ़ रहा था, 2 स्टोरी तो मैंने पढ़ ली। तो उसमें रस्किन बॉन्ड जब किचन में चले जाते थे तो महमूद उनको कुछ खाने के लिए देता था जो बना रहा होता था, और फिर वो कहानी सुनाता था। तो उसमें पहले तो यही है कि भाई नमक कम डालते हो, तेज डालते हो, उससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा वो बताता हूँ मैं। तो इन्होंने पूछा कि तुम जिम कॉर्बेट के साथ थे तो तुम्हारा कभी आमना सामना हुआ टाइगर से? तो उसने कहा बहुत बार हुआ। जिम कॉर्बेट साहब मैन ईटर मारते थे, बच्चे उठाने वाले टाइगर मारते थे, और मैं उनके साथ कैंपिंग करता था। तो एक बार का बताया कि एक मसालची क्या होता है दोस्तों, जो किचन में बर्तन मांजता है ना, और बाकी थोड़े से काम कर देता है। होटल इंडस्ट्री से क्योंकि मैं हूँ, तो मसालची वर्ड से मैं बहुत ज़्यादा परिचित हूँ शुरू से ही। तो लोग बोलते हैं कि भाई एक कुक चाहिए मुझे, एक मसालची चाहिए ऐसे। तो जो बेसिकली बर्तन मांजता है और बाकी थोड़े से कभी सब्जी काट दी, कभी कुछ कर दिया, इस तरह काम करता है, उसको बोलते हैं। तो वो मसालची था, ये कुक था। आप मसालची को कुक का असिस्टेंट समझ लो। तो वो मसालची वर्ड क्यों आया, एक तो ये हो सकता है कि मसाला पीसने से, और दूसरा बर्तन मसलने से जो भी हो। तो वो था, तो कैंप में सो रहे थे लोग और टाइगर आया और वो मसालची को खींच के ले गया। ये चिल्लाया जोर से जो महमूद था। फिर जिम कॉर्बेट साहब निकले, तो बाद में दुबला पतला था और बाद में उसकी हड्डियां मिली। उसको टाइगर ले जाया था, ढूंढ नहीं पाए थे। तब जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि भाई सावधान रहना, टाइगर वापस आएगा दोबारा, तो अपने कैंप के सामने आग जला के रखना, क्योंकि टाइगर आग से डरता है। तो इसने महमूद ने आग जलाई हुई थी टेंट के दरवाजे के एकदम बाहर। लेकिन क्योंकि ये चिकन वगैरह कुछ बना रहा था खुशबू से, या टाइगर को था कि कल मुझे शिकार मिला था, अभी मुझे कुछ दिन पहले शिकार मिला था, दोबारा मिलेगा। तो टाइगर आया, उसने कैंप के अंदर मुंह डाला और ये कुछ अंडे वंडे फ्राई कर रहा था फ्राइंग पैन में। इसने वही फ्राइंग पैन गर्मा गर्म टाइगर की नाक पे मारा और उससे टाइगर की बताते नाक जल गई। विस्कर्स भी चिपक गए, जो उसके मूंछ के बाल होते हैं ना, वो भी फ्राइंग पैन में चिपक गए और टाइगर दहाड़ता हुआ पीछे हटा। फिर वो आग जो बाहर जल रही थी उसमें गिरा, उसका पैर जल गया और फिर वो भाग गया। और जब भाग के भी गया तो जंगल में दूर तक उसके दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन इसमें एक बात और लिखी है महमूद ने कि टाइगर की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए टाइगर को नाक जलना बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो जिम कॉर्बेट का खानसामा था, जब साथ में ही रहता था, तो उसको ये बेसिक बात तो जिम कॉर्बेट ही वो थे व्यक्ति जो बताते थे हमेशा कि टाइगर के सूंघने की शक्ति ना के बराबर होती है। लेकिन इसमें अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये कि जिम कॉर्बेट ने जो बुक लिखी ना, वो इंडिया में नहीं लिखी, जब वो केन्या चले गए तब लिखी। और जब ये नौकरी करता था तब उन्होंने बुक नहीं लिखी। तो जरूरी नहीं कि हर बात उन्होंने अपने खानसामा से डिस्कस करी हो, और जरूरी नहीं कि हर बात उसे याद रही हो। एक बात। दूसरी बात, उसने जो बोला कि जिम कॉर्बेट साहब को जब उसने सुबह बताया कि टाइगर आया था और मैंने
सारे लोग बोल रहे थे तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैंने कारपेट साहिब को, जो उनको सब लोग बोलते थे कारपेट साहिब, उनको दिखाया वो फ्राइंग पैन का, उसमें टाइगर की मूंछ का बाल चिपका था। तो वो हंसने लगे कारपेट साहब और बोले कि चलो तुम मुझे टाइगर सूप पिलाओ। तो अब सही है गलत है जो भी है। दूसरी एक और कहानी क्या है कि यही बोलता है कि एक बार मैं कैंपिंग कर रहा था झील के किनारे, तो इन्होंने रस्किन बॉन्ड ने पूछा कि कॉर्बेट साहब की पसंदीदा डिश क्या थी, तो उन्होंने कहा डक सूप। तो मतलब बतख का सूप। तो जिम कॉर्बेट, वो बोला कि जिम कॉर्बेट साहब जाते थे झील के किनारे, कैंपिंग करते थे। उन्होंने, जिम कॉर्बेट ने बहुत बार जिक्र किया है कि वो बतख मारने जाते थे, ये बात तो अपनी बुक्स में भी लिखी है। तो बोले हम लोग बतख के लिए, बोले बगुले भी मारते थे लेकिन बगुलों का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता था, बतख का बहुत पसंद था जिम कॉर्बेट साहब को। तो झील के किनारे कैंप लगा के सो रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो वो बोला मैं अपनी चारपाई जो थी कैंप के अंदर, वो मैंने कैंप से बाहर निकाल ली, खुले में सो जाऊं। खुले में सोया, हालांकि उसमें बोला था कि मच्छर बहुत काट रहे थे, तो खुले में तो मच्छर और ज़्यादा काटते, गर्मी भले ही कम लगती। तो उसके बाद बोला रात को अचानक से मेरी चारपाई चलने लगी, सामने की तरफ जा रही है, और देखा तो एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ इनकी चारपाई के नीचे घुस गया था, और मगरमच्छ चारपाई को लेके आगे बढ़ रहा था। और इसके पहले वो रस्किन बॉन्ड ने पूछा था कि क्या झील में तुम तैरे थे, तो वो बोला था कि नहीं झील में मैं तैरा नहीं, क्योंकि वहां पे मगरमच्छ बहुत ज्यादा थे। तो वो जब आगे चलने लगी, ये चिल्लाए, इनको महमूद को पहले लगा कि ये भूकंप आ गया, जमीन हिल रही है, लेकिन बाद में समझ में आया कि नीचे क्रोकोडाइल है। अब डर के मारे बुरा हाल चिल्लाने लगा। तब तक जिम कॉर्बेट साहब भी अपने टेंट से बाहर आ गए और देखा तो ये चारपाई में क्रोकोडाइल की सवारी करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे ही वो झील में घुसने लगा, ये तेजी के साथ जंप मार के कूद गया। उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ने गोली चलाई। अब बोले मालूम नहीं कि उसको लगी कि नहीं लगी, वो चारपाई के साथ ही चला गया, फिर चारपाई भी डूब गई, चारपाई मिली नहीं। और ये बोलता है हमने ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी चारपाई को। फिर बोले जिम कॉर्बेट साहब ने मेरी बहुत तारीफ करी कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने आखिरी वक्त में कूदने की हिम्मत दिखाई। तो एक ये घटना है, कितनी सच है कितनी नहीं कुछ आइडिया नहीं। और मुझे अब इसमें जो मेरा एनालिसिस ये है कि अगर ये बात सच होती तो कॉर्बेट साहब इतनी इंटरेस्टिंग बात अपनी किसी बुक में जरूर मेंशन करते, क्योंकि गोली तो उन्होंने चलाई थी ना। तो उन्होंने जब मछली पकड़ने की घटनाएं भी अपनी बुक्स में लिखी हैं और पूरा उनका वर्णन किया है कि मछली कैसे भागी, कैसे रस्सी से कांटा लग गया, फिर कैसे, पूरा एक एक बात किया है। तो ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इवन जो खानसामा मर गया बावर्ची, वो भी, और ये इनका जिक्र करते इस वाली का। हालांकि शायद अभी मैंने एक आध बुक उनकी पढ़ी नहीं है, जहाँ तक है मुझे याद आ रहा है जंगल लोर मैंने पढ़ी है, लेकिन पूरी नहीं पढ़ी, कुछ स्टोरी पढ़ी थी, कुछ छोड़ दी थी, अभी करूँगा कंप्लीट। तो उसमें अगर जिक्र हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वैसे इतनी इंटरेस्टिंग बात जरूर मेंशन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसी में एक कहानी मेंशन है जनकपुर के राजा की। उस टाइम पे राजा लोग ट्रॉफी हंटिंग करते थे, तो वो कॉर्बेट साहब की सहायता लेते थे। मतलब बदले में कुछ गिफ्ट वगैरह देते होंगे, जो भी होगा, क्योंकि या फिर ऐसी हंटिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज करते होंगे। ऐसी ट्रिप्स में कॉर्बेट साहब जाते थे, तो सच है एक बार जो बंदूक के धमाके से उनके कान खराब हो गए थे, वो भी ऐसी ट्रिप थी। ऐसी बहुत सारी ट्रिप का जिक्र किया है उन्होंने, क्योंकि ये भी सही बात है कि अपनी हर ट्रिप का जिक्र उन्होंने बुक में नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो पता नहीं कितने लिख जाती, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर मैन ईटर मारने की घटनाओं के बारे में बुक्स लिखी हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब पहले ट्रॉफी हंटिंग भी करते थे। तो वो जो ट्रॉफी हंटिंग करते थे, उन घटनाओं का बुक्स में जिक्र नहीं किया है उन्होंने। ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये मगरमच्छ पे चारपाई चलने वाली बात तो इंटरेस्टिंग थी, किसी भी तरीके से बता सकते थे कि
जैसे बंदूक के धमाके की बात थी तो उन्होंने जिक्र कर दिया था ना, वो पूरी घटना पूरी तरह से भले ही ना बता के लेकिन जिक्र कर दिया था। तो ये बात तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, किसी के भी सामने हुई होती तो वो अपनी बुक में लिखता जरूर। हालांकि कई सारी बातें हैं जो बुक्स में नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया है। अभी मैं वो ऑथेंटिक स्टोरी ढूंढ रहा हूं, अगर मिल गई तो फिर मैं बताऊंगा। वैसे आपको बता दूं कि उस घटना में हुआ क्या था कि टाइगर आ गया था, शायद कॉर्बेट साहब की नींद लग गई थी या फिर वो नहीं संभल पाए थे, लेकिन दूसरे मचान पे उनकी सिस्टर मागी बैठी थी, उन्होंने गोली मार दी थी टाइगर को। ये घटना मुझे बताई है किसी ने, लेकिन अभी जब तक मुझे रिटन फॉर्म में नहीं मिल जाएगी ना, तब तक मैं किस आधार पे आपको बताऊंगा। जिक्र कर दिया मैंने, लेकिन उसी तरीके से कर दिया जैसे महमूद ने किया है। कि सच है कि गलत है मुझे नहीं मालूम। तो वो जनकपुरी के राजा की कहानी ये थी कि वो आए, वो बहुत खाते थे। हाँ, उनसे रस्किन बॉन्ड ने पूछा कि जिम कॉर्बेट साहब क्या खाना खाने में नखरे दिखाते थे, तो महमूद ने कहा नहीं, कॉर्बेट साहब बिल्कुल नखरे नहीं दिखाते थे, उनको पराठा खिला दो, सैंडविच खिला दो, वो खुश हो जाते थे। लेकिन उनकी बहन जो थी मागी, वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह से जनरली घर में लेडीज ज़्यादा टोका टाकी करती है ना सर्वेंट से, वैसे वो बहुत टोका टाकी करती थी। लेकिन बोला जब मैं कैंप जाता था तब तो वहाँ मागी नहीं होती थी, तो फिर मैं आराम से रहता था। लेकिन यहाँ पे मुझे, जब मैं उनके घर में खाना बनाता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो बोले तो जब जनकपुर के राजा आए तो वो बड़ा परेशान हुआ कि रीजन कि वो खाना खाने के बाद भी खाना खाते थे, खाना खाने के पहले भी खाना खाते थे, खाना भी खाते थे, मतलब दिन भर खाते थे। तो महमूद सोचता था कि ये अपना राजमहल छोड़ के जंगलों में आए क्यों हैं, महल में इनको खाना बढ़िया मिल रहा था। तो लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई भी राजा तब तक राजा नहीं माना जाता जब तक वो अपने महल में ट्रॉफी ना लगाए, मतलब टाइगर का सिर, डियर का सिर, भालू का सिर, इन सब के सिर की ट्रॉफी बना के दीवार पे ना सजाए, तब तक वो राजा नहीं माना जाता। और उनके निशाने इनके अचूक होते नहीं थे। तो ये जिम कॉर्बेट साहब के पास आते थे, कई बार जिम कॉर्बेट साहब गोली मार देते थे और कहते थे वाह राजा साहब क्या निशाना मारा है आपने। वो तो हमेशा ही होता था कि राजा साहब अपने साथ 4-5 शूटर रखते थे, गोली किसी ने भी मारी हो, माना यह जाता था कि ये मारी है राजा साहब ने। ये शायद सब्सक्राइबर ही हैं, आने वाले थे कॉर्बेट से, वही होंगे शायद। हाँ आइए मेरे पीछे आ जाइए। तो वो जब राजा साहब हाथी में बैठ के चलते थे तब तो सुरक्षित थे। एक दिन क्या हुआ, राजा साहब पैदल चल पड़े। अब जब पैदल चल पड़े तो सामने से एक जंगली सुअर दौड़ के आ रहा था। राजा साहब ने देखा ये मेरी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने भागना शुरू किया वापस। अब भागते भागते चिल्लाए, वो भाग पा नहीं रहे थे। तो ये महमूद ने कहा कि मैं फौरन दौड़ के गया, मेरे पास कुल्हाड़ी थी, मैंने कुल्हाड़ी ली और जबरदस्त जोरदार तरीके से जंगली सुअर में मारा। राजा साहब तो भाग के निकल गए, वो जंगली सुअर मेरे ऊपर आ गया और मेरी थाइस पे उसने 2-3 बार सींग मारे, क्योंकि घायल हो गया था, भाग गया। मैं चिल्लाया, बुरी तरह घायल हो गया, कई दिन तक मैं बैठ नहीं पाया। और राजा साहब इतने डर गए थे कि वो अगले ही दिन मुझे बिना धन्यवाद बोले महमूद को चले गए वहां से। और क्योंकि महमूद खाना नहीं बना पा रहा था तो फिर खाना बनाया मसालची ने, जो उसका असिस्टेंट था दूसरा। तो उसने इतना बेकार खाना बनाया कि फिर वो जितने बाकी के गेस्ट थे वो उस खराब खाने की वजह से भाग गए। और फिर उसने रस्किन बॉन्ड को वो निशान दिखाया अपने कपड़े हटा के कि ये देखो मेरी थाइस पे जंगली सुअर के सींग के निशान है, दांतों के निशान है। तो कितना सच है कितना नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, जंगल की कहानी है, जिम कॉर्बेट साहब से जुड़ी हुई है, तो आपको अच्छी लगेगी। चलो अब मैं पहुंच गया, तो बाकी कहानियां फिर पढ़ूंगा, फिर सुनाऊंगा आपको। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।